हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक जुडिशरी यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 57 और 167। अब 57 में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एक्यूज्ड को या किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मीन्स विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और उसके जो साथ में था सेक्शन 167। अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि सेक्शन 57 कहता है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और 167 कहता है कि जब पुलिस कस्टडी को 24 घंटे से ज़्यादा आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, मीन्स बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है, क्या पर्पज़ होता है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेक्शन 169 और सेक्शन 170। सेक्शन 169, सेक्शन 169 एंड सेक्शन 170। सेक्शन 169 का जिक्र मैंने पिछली क्लास में भी किया था, मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 169 क्या है, बेल बॉन्ड के बारे में है। जब भी कोई मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट को जिसके सामने किसी एक्यूज्ड को पेश किया जाता है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, किसी भी एक्यूज्ड को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसके खिलाफ मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जहां पर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं है जिसमें कि इसको किसी पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में सेंड किया जाए, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको बेल पर रिलीज़ करेगा। ये हमारा सेक्शन 169 कहता है। उसके अलावा जो सेक्शन 170 है वो क्या कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशेंट एविडेंस है तो फिर उसको बेल पर रिलीज़ ना करके उसे जुडिशियल कस्टडी में किया जाएगा, और इसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी। अब सेक्शन 170 अगर देखा जाए तो वो हमारा एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें मान लीजिए पनिशमेंट 3 साल से ऊपर या 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस की सज़ा होती है, उसमें जो हमारा सेक्शन 167 अप्लाई होगा, मीन्स उसे पुलिस कस्टडी में भी सेंड किया जाएगा। मीन्स ये जो प्रोसेस होता है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का होता है, राइट। अब 169 का मैंने पिछली क्लास में आपको जैसे बताया था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए चल रही है, वो चाहे 90 डेज़ की हो, चाहे 60 डेज़ की हो, या जो पुलिस कस्टडी एक्सपायर होने के बाद 15 डेज़ की जो पुलिस कस्टडी होती है, उसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, अब सेक्शन 169 क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि देर आर नो एनी सफिशेंट एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड or against any person who is in police custody or in judicial custody or any person where the investigation is conducted by the police officer, that then the judicial officer shall release on bail bond under section 169. And 170 is about where the judicial magistrate is found that there are sufficient ground, sufficient evidences against the accused, then फिर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेल पर रिलीज़ नहीं करेगा। वहाँ पर बेल जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस भी हो सकती है अगर प्रोसिक्यूशन मींस जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है, अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई सफिशेंट एविडेंस है अगेंस्ट एक्यूज्ड के खिलाफ तो एप्लीकेशन डिसमिस होगी। और अगर ये लगता है मजिस्ट्रेट को कि इनके पास कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं है और एक्यूज्ड के फेवर में कोई सफिशेंट ग्राउंड है कि उसको बेल पर रिलीज़ किया जाए, तो उसको बेल पर रिलीज़ किया जाएगा। अब 169 का जो यूजेस है वो ये नहीं है कि प्रॉपर कि इसी स्टेज पर लागू होगा। 169 किसी भी स्टेज पर लागू हो सकता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ एविडेंस चल रही है, और हर 15 दिन के बाद अब पुलिस ऑफिसर अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, वो मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करता है। किसी भी पॉइंट पर अब जो एक्यूज्ड है वो किसी भी टाइम बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है।
अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इसको बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए तो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, अदरवाइज एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी। अब 169 का जो यूजेस है, 169 किसी भी ग्राउंड पर एप्लीकेबल हो सकता है। अब हम सेक्शन 169 को एक बार रीड करेंगे। सेक्शन 169, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज़ नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, means जहाँ मजिस्ट्रेट को, जब भी कोई एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट ग्राउंड या सफिशिएंट जो सस्पिशियंस है, जो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें कि इसको सच ऑफिसर शैल इफ़ सच पर्सन इज इन कस्टडी release him on his executing a bond। 169 is about the bail bond, मीन्स जहाँ मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और ये पुलिस कस्टडी में है या फिर ये जुडिशियल कस्टडी में है और इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो इसको बेल बॉन्ड पर रिलीज़ कर देना चाहिए। अब बेल बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों बेल बॉन्ड लिया जाता है एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जब भी किसी एक्यूज्ड को रिलीज़ किया जाता है बेल पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको रिलीज़ किया जाएगा बेल बॉन्ड पर विद और विदाउट श्योरिटीज़। विद और विदाउट श्योरिटीज़ इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द केसेस, कि उससे सिक्योरिटी ली जाएगी नहीं ली जाएगी, ली जाएगी तो क्यों ली जाएगी और नहीं ली जाएगी तो क्यों नहीं ली जाएगी। ओके, एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट टू अपीयर if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। अगर मजिस्ट्रेट को, जो कम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो कम्पिटेंट है उस केस का ट्रायल करने के लिए, ये उस केसेस में बात हो रही है, वो मजिस्ट्रेट जो कम्पिटेंट है उस केस का ट्रायल करने के लिए, अगर उसे लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस है, देन वो उसको कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है अंडर सेक्शन 169 में, तो उसको बेल पर रिलीज़ करेगा विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटीज़। बेल बॉन्ड पर उसको रिलीज़ करेगा और उसके बाद फिर जो केस है उसको आगे जो केस है वो ट्रायल उसका चलता रहेगा। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एफआईआर हुई किसी व्यक्ति के खिलाफ, कोई ए है, ए के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर हुई, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, यहाँ पर इसको मान ले जी अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, राइट। अब ये 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब यहाँ पर जब इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने जो एफआईआर की कॉपी है उसके साथ जो अकरेंस रिपोर्ट है, जो एंडोर्समेंट है, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन तो क्या है, अगर ये बेलेबल ऑफेंस है, अब मान लीजिए ये बेलेबल ऑफेंस है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस की। अगर ये बेलेबल ऑफेंस है तो इसमें तो फिर जो एक्यूज्ड है उसको बेल ग्रांट करना कंपलसरी है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको बेल ग्रांट करेगा। देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रांट बेल, बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 169 अपॉन बेल बॉन्ड। अब बेल बॉन्ड का क्या यूजेस है, बेल बॉन्ड और श्योरिटी इसलिए ली जाती है कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, बेलेबल ऑफेंस में अब मान लीजिए उसको बेल ग्रांट कर दिया तो केस तो आगे चलेगा, केस आगे रन करेगा, ट्रायल तो उसका चलेगा, कि जब भी नेक्स्ट हियरिंग फिक्स की जाएगी, जब भी नेक्स्ट डेट मजिस्ट्रेट के द्वारा फिक्स की जाएगी तो उस पर जो एक्यूज्ड है उसको पेश होना पड़ेगा। तो उसको अपीयरेंस होने के लिए, अपीयरेंस की श्योरिटी रखने के लिए उससे बेल बॉन्ड लिया जाता है ताकि एक्यूज्ड को बाउंड कर सके कि नेक्स्ट हियरिंग में आपको कोर्ट में पेश होना है, इसलिए उससे बेल बॉन्ड लिया जाता है। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट सिचुएशन जब रेगुलर बेल की बात आती है।
जब बेलेबल ऑफेंस की बात आती है। अब नॉन बेलेबल की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पुलिस कस्टडी की डिमांड की, डिमांड पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी यहाँ पर ग्रांट कर दिया। मान लीजिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी की है। अब इसके बाद 10 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन है जो चली है, पुलिस ऑफिसर ने 10 दिन तक जो उसको वो जो इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट की है, 10 दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर सबमिट की जाएगी, 10 दिन के बाद जब भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सबमिट की जाएगी, सबमिट करने के बाद फिर कोर्ट एग्जामिन करेगा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इन सभी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इनमें कोई सफिशिएंट जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंसेस कलेक्ट की गई है वो सफिशिएंट नहीं है, तो भी एक्यूज्ड को यहाँ पर बेल ग्रांट की जा सकती है। उसके आगे फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू चलेगी। अब मान लीजिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज़ तक चलती है और यहाँ पर 90 डेज़ एक्सपायर हो चुके हैं, तब भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, नो एनी सफिशिएंट एविडेंस, तब भी बेल ग्रांट की जा सकती है। अंडर सेक्शन 169 विल अप्लाई। राइट, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन में मान लीजिए यहाँ पर एफआईआर हुई, अरेस्ट किया गया किसी भी एक्यूज्ड को। अरेस्ट करने के बाद यहाँ पर पुलिस कस्टडी, मान लीजिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी। मजिस्ट्रेट है जो मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी अलो की है। अब एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर ने क्या पाया कि जो ए है, ए के खिलाफ मान लीजिए जो अरेस्ट, ए को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। अब ए ने बयान दिया जी कि जब ये ऑफेंस हुआ तो मेरे साथ बी भी था, जब ये ऑफेंस हुआ तो मेरे साथ बी भी था इस केस में। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, यहाँ पर अरेस्ट किया, अरेस्ट बी को अरेस्ट किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स ये अरेस्ट किया गया। यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर इसको पेश किया गया, 24 घंटे के अंदर पेश किया गया। और मजिस्ट्रेट ने बी को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर दे दिया। राइट, जब ए और बी का दोनों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था पुलिस कस्टडी में, बी ने बयान दिया कि हमारे साथ सी भी था। उसके बाद फिर पुलिस ने यहाँ पर सी को अरेस्ट किया, अरेस्ट सी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश किया। और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट ने 5 दिन का सी का रिमांड दिया। अब यहाँ पर ए का 5 दिन का दिया, बी को अरेस्ट किया गया, बी का भी 5 दिन का, सी को अरेस्ट किया गया, तो सी का भी। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने क्या पाया, जब इन तीनों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो पुलिस ऑफिसर ने देखा कि बी के खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, बी को तो वैसे ही ज़बरदस्ती या किसी कारणवश गलती से उठा लिया गया है, या उसके खिलाफ ए ने तो कहा है कि हमारे साथ बी भी था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चली तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर ने देखा कि बी के खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तब पुलिस ऑफिसर ने बी को यहाँ पर मान लीजिए 3 दिन हुए हैं, 1, 2 और ये 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर को लगा कि बी के खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो बी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुए और उसको 169 में बेल बॉन्ड पर रिलीज़ किया गया। बी को छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ टाइम चलने के बाद फिर पुलिस ऑफिसर को लगा कि सी के भी खिलाफ कोई खास एविडेंसेस नहीं है, तब फिर सी को भी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन का रिमांड अगर मिला है तो 5 दिन के बाद ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और उसको पुलिस कस्टडी में रखना ठीक नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, बीच में भी पुलिस ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसे रिलीज़ कर सकते हैं। यानी कि 169 किसी भी ग्राउंड पर और कहीं भी लग सकता है उस केसेस में जहां कहीं भी
ये लगता है पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को कि इसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है। अब हम बात करते हैं 170 की। 170 क्या कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमिट हिम फॉर ट्रायल, उसको जुडिशियल कस्टडी में सेंड करेगा, या पुलिस कस्टडी में है और अभी टाइम बचा हुआ है तो पुलिस कस्टडी में उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा फिर चार्जशीट फाइल की जाएगी, उसके बाद फिर उसको आगे उसका ट्रायल किया जाएगा। सेक्शन 170 को एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 170, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मीन्स अंडर चैप्टर 12, it appears to the officer in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 170 की सेक्शन 170 कोई कंप्लेनेंट है। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है, यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल या किसी बेलेबल ऑफेंस की बात नहीं हो रही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। यहाँ पर कोई कंप्लेनेंट है, मैंने आपको अंडर सेक्शन 190 में जब भी कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो मैंने आपको वहाँ पर 3 चीज़ें बताई थी कि जब भी कॉग्निजेंस लिया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC ऑन द 3 ग्राउंड्स, मीन 3 सिचुएशन पर ली जाती है, पुलिस रिपोर्ट पर, इन्फॉर्मेशन पर और कंप्लेंट पर। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेन दी है पुलिस ऑफिसर को, और उस कंप्लेंट के बिहाफ पर यहाँ पर FIR हुई है किसी D के खिलाफ। अब यहाँ पर D को अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड D, विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब उसकी पुलिस कस्टडी ली गई, मान लीजिए यहाँ पर 10 दिन के लिए उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया। अब पुलिस कस्टडी में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द मजिस्ट्रेट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, तो मजिस्ट्रेट ने उसको सेंड किया जुडिशियल कस्टडी में। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 दिन का रिमांड हुआ तो मजिस्ट्रेट को लगा कि 10 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो कंप्लीट होनी थी वो हो चुकी है, या 10 दिन का से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया जा सकता इस केस में। जुडिशियल कस्टडी में गया तो इसके आगे फिर इसका 90 डेज तक, अब यहाँ पर 90 डेज है, ठीक है, 90 डेज तक इसका इन्वेस्टिगेशन चला। अब ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 90th डे, अब 90वें दिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी चार्जशीट फाइल करेगा, फाइनल चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट, और वहीं उसी दिन जो एक्यूज्ड है वो अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब यहाँ पर चार्जशीट फाइल की गई, चार्जशीट बाय पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, बेल एप्लीकेशन बाय एक्यूज्ड, राइट। 90 डेज में जब इन्वेस्टिगेशन, यहाँ 90th डे जो डे था, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने, प्रोसिक्यूशन ने अपनी चार्जशीट फाइल की, फाइनल जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो चार्जशीट थी वो अपनी फाइल की अंडर सेक्शन 173 के तहत। 173 में चार्जशीट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 173 रहेगा कि चार्जशीट कैसे फाइल होती है, किस ग्राउंड पर किस पुलिस ऑफिसर के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है, और यहीं पर बेल एप्लीकेशन फाइल की एक्यूज्ड ने। ओके, तो इन दोनों को एग्जामिन करने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा, जो चार्जशीट थी उसको एग्जामिन करने के बाद, मजिस्ट्रेट के द्वारा एग्जामिन करने के बाद अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति को बेल पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड है।
मान लीजिए कोई मर्डर का केसेस है या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें मे भी 15 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, मे भी लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है या डेथ सेंटेंस हो सकता है, तो इसको बेल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो उसकी कस्टडी जो बेल एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी, बेल एप्लीकेशन इज़ डिसमिस, और जो जुडिशियल कस्टडी है वो आगे कंटिन्यू चलेगी। एंड जो केस है अब यहाँ से ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ इश्यू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है अंडर सेक्शन 190 में, कौन सा मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होता है, ये सब जो प्रोसेस है सारा इश्यू ऑफ प्रोसेस का। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद फिर ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस चलती है, फिर डिफेंस एविडेंसेस चलती है, उसके बाद में फिर आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट के बाद फिर जजमेंट होता है। अब यहाँ से चार्जशीट फाइल होने के बाद अब आगे कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा, आगे कोर्ट चार्जशीट के बिहाफ पे ऑन द बिहाफ ऑफ चार्जशीट जो मजिस्ट्रेट है वो चार्ज फ्रेम करेगा और फिर आगे ट्रायल स्टार्ट होगा। अब यहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। कमिट हिम फॉर ट्रायल इफ़ द मजिस्ट्रेट इज़ फाइंड दैट देयर इज़ सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमिट हिम फॉर ट्रायल। उस एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए आगे ट्रायल चलेगा। अब आगे रीड करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लोज 2 when the officer in charge of a police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to the such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any, and show many of the persons who appears to such officer to acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidences. Now the situation is, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोई कंप्लेनेंट है जिसके बिहाफ पर एफआईआर हुई, व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर उसके आगे इन्वेस्टिगेशन चली, मीन्स प्रोसेस चला। मजिस्ट्रेट के सामने जब भी उस एक्यूज्ड को पेश किया जाता है इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मान लीजिए ये कोई ऑफेंस मर्डर का ऑफेंस है, तो उसके साथ साथ एफआईआर पुलिस ऑफिसर जब मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करेगा, जब उसका पुलिस रिमांड लेगा, तो उसके साथ साथ जो ग्राउंड्स होते हैं जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उठाए जाते हैं कोर्ट के सामने, एफआईआर की कॉपी होती है, जो कंप्लेनेंट होता है वो भी साथ में होता है, उस कंप्लेनेंट के जो स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट भी होती है, कंप्लेनेंट के साथ जो विटनेसेस होते हैं वो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो भी होती है। एक्यूज से अगर कोई विपन, मान लीजिए उसने कोई मर्डर किया है किसी चाकू से या किसी गन से, तो वो विपन जो आर्टिकल जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट के द्वारा इतनी आसानी से नहीं दी जाती। जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इनके खिलाफ कोई वेल फाउंडेड ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड है, तभी पुलिस कस्टडी दी जाती है, अदरवाइज पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, इफ़ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन इन द बॉन्ड, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट विद सच मजिस्ट्रेट मे रेफर द केस इंक्वायरी फॉर ट्रायल। अब मान लीजिए कोई केस है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये केस है, यहाँ पर एफआईआर हुई और उसके बाद ये यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये केस सीजीएम के पास चल रहा है। अब सीजीएम ने पुलिस कस्टडी दी और सब कुछ किया, उसके बाद यहाँ पर जब चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगा कि अब ये केस फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल करना चाहिए। अब जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस को ट्रांसफ़र करता है दूसरे मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ये भी मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर सीजीएम उसको ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र टू द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर फिर मजिस्ट्रेट के पास सेंड करने के बाद यहाँ से फिर उसका ट्रायल चलेगा। सीजीएम किसी भी केस को चार्जशीट फाइल होने के बाद या उससे पहले किसी भी केस को किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है,
उस केस का ट्रायल करने के लिए उसको आगे ट्रायल के लिए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall them send to the magistrate the original with his report। अब मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल केस है और कॉग्निजेबल केस में किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट की जाती है। जब उस बेल ग्रांट की जाती है तो उसकी बेल जो बॉन्ड होता है उसकी एक कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी, एक कॉपी प्रोसिक्यूशन के पास जाएगी, पुलिस के पास जाएगी, और जो एक कॉपी है वो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसमें बेल ग्रांट करता है तो एक कॉपी उसकी सीजीएम के पास जाती है और एक कॉपी कोर्ट में रहती है। ये हमारा है सेक्शन 169 एंड सेक्शन 170। सेक्शन 169 में बेल बॉन्ड की जब भी कोई बेल ग्रांट की जाती है किस ग्राउंड पर की जाती है, और 170 में जब बेल डिसमिस की जाती है तो वो किस ग्राउंड पर की जाती है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन 173 इज़ अबाउट द पुलिस रिपोर्ट। आफ्टर द completion of the investigation where the police officer submit his charge sheet on the expiry of the इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चार्जशीट फाइल की जाती है किस ऑफिसर के द्वारा की जाती है और किस तरीके से चार्जशीट फाइल की जाती है।